प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन उनकी सरकार के कामकाज और उनके कुछ नेताओं के कारनामे देखकर तो यही लगता है कि मोदी जी का ये दावा भी उनके दूसरे वादों की तरह महज एक जुमला है। मोदी जी की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की एक हस्ती का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे देखकर महसूस हो रहा है कि सब गोलमाल है। कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील राय ने पश्चिम बंगाल बीजेपी नेत्री माधवी अग्रवाल पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये सारे आरोप आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के आधार पर लगाए हैं। सुनील राय के मुताबिक मोदी सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने बीजेपी नेत्री माधवी अग्रवाल को नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनजीएमसी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी स्वतंत्र निदेशक और ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन बनाया था। इसके साथ ही उन्हें नेहरू युवा केंद्र संगठन की गवर्निंग बॉडी में भी जगह दी गई थी। माधवी अग्रवाल को ये ओहदे इसलिए दिए गए थे कि वो बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके जूट उद्योग को बचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा नेत्री ने जूट उद्योग का विकास करने के बजाय खुद अपना ही विकास करना शुरू कर दिया था। कपड़ा मंत्रालय ने आरटीआई के जरिए पूछे गए सवालों के जो जवाब दिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सुनील राय के मुताबिक माधवी अग्रवाल एनजेएमसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अक्सर दिल्ली जाया करती थी। आने जाने का फ्लाइट का किराया मंत्रालय के जिम्मे था। कायदे के मुताबिक बैठक घंटे 1.5 घंटे तक चलती थी, लेकिन माधवी अग्रवाल एक दिन की घंटे 1.5 घंटे की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कभी 3 दिन तो कभी 5 दिन और एक बार तो 7 दिन दिल्ली में रुकी थी। इस दौरान वो 5 स्टार होटल में ठहरती थी। उनके इस तरह के दौरों पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हो चुका है। यानी जो जूट उद्योग पहले से ही खस्ता हालत में था वो इस तरह की आर्थिक गड़बड़ी के चलते और भी गर्त में चला गया। सुनील राय ने आरटीआई से मिली इस चौंकाने वाली जानकारी के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी। मीडिया में इसकी खबर भी प्रकाशित हो चुकी है। इस दौरान एनजेएमसी और नेहरू युवा केंद्र संगठन में माधवी अग्रवाल का कार्यकाल पूरा हो गया और दोनों जगहों से सुनील राय के मुताबिक फिलहाल माधवी अग्रवाल बीजेपी में भी किसी पद पर नहीं है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील राय ने दावा किया कि दिसंबर 2023 में दिल्ली में कल्चरल मिनिस्ट्री का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें माधवी अग्रवाल चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुई थी। गंभीर बात यह है कि माधवी अग्रवाल अब न तो नेहरू युवा केंद्र संगठन की गवर्निंग बॉडी में है और न ही वो एनजेएमसी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इसके बावजूद कल्चरल मिनिस्ट्री ने उन्हें एनजेएमसी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नेहरू युवा केंद्र संगठन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल किया था। सुनील राय के मुताबिक माधवी अग्रवाल ने खुद कल्चरल मिनिस्ट्री का वो डॉक्यूमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था जिसमें उन्हें एनजेएमसी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नेहरू युवा केंद्र संगठन की गवर्निंग बॉडी की सदस्य के रूप में संबोधित किया गया है। अब सवाल यह है कि जिसके खिलाफ सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, जो अपने पद से काफ़ी पहले विदा हो चुका है, उन्हें कल्चरल मिनिस्ट्री ने कैसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और कैसे उन्हें उनके पूर्ववर्ती पद से संबोधित किया। सुनील राय के मुताबिक वो भाजपा नेत्री माधवी अग्रवाल द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत प्रधानमंत्री के दफ्तर में भी दर्ज करा चुके हैं। अब देखना यह है कि दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली मोदी सरकार अपनी पार्टी की एक नेत्री की गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं। श्रीमती माधवी अग्रवाल भाजपा की नेत्री हैं बंगाल में। तो जहाँ तक हमारी सोच है कि बंगाल की राजनीति हो या राष्ट्रीय स्तर तो दूर की बात है, बंगाल की राजनीति में भी उनका योगदान शून्य के बराबर है। ये भाजपा के जो भी कार्यकर्ता नेता होंगे वो अच्छी तरह इस बातों को समझते हैं। इनको नेहरू युवा केंद्र संगठन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, इसमें उनको गवर्निंग बॉडी मेंबर बनाया गया था। उसके बाद इनको नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, तो उसमें इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन जाता है, उसमें कोटा में उनको लिया जाता है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। साथ ही साथ इनकी किस काबिलियत पे पता नहीं, लेकिन इनको ऑडिट कमेटी का भी चेयरपर्सन बनाया गया। ये कब हुआ, कब बनाया गया? ये 2021 के करीब में। तो इसमें नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो बड़े ही मतलब क्लोजर, एक तरह से बंद होने के कगार पे है, क्योंकि जूट की जो स्थिति है अभी भारतवर्ष में, विशेष तौर पे इस अंचल में, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जूट मिलें हैं जो बंद पड़ी हुई है। कई मजदूर ऐसे हैं जो भूखे मर गए, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से, जिनका बंगाल से पलायन हो गया। जूट मालिक जो है वो पूरी तरह से जूट मिलों को बंद कर दिए। यहाँ तक कि मेरे एक आरटीआई के रिप्लाई में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस बात को स्वीकार किया कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर। मतलब एक तरह से ये जूट मिलें जो हैं या जूट का व्यवसाय, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा इसको बंद करने की पूरी तरह से ये मान लिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब एक सोर्स से मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में या ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती माधवी अग्रवाल ने पब्लिक मनी या गवर्नमेंट फंड आप कह सकते हैं उसका दुरुपयोग किया है, तो मैंने आरटीआई कई सारे मैंने लगाया। कब लगाया आरटीआई आपने? आरटीआई मैंने 2023 से स्टार्ट किया, 2022 दिसंबर में भी किया, 23 में भी किया। जब मैंने आरटीआई लगाया तो वहाँ से आरटीआई की जो जवाब आनी शुरू हुई वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। जो तथ्य मुझे मिलना प्रारंभ हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि माने साधारण लोग अगर इनके सोच से बाहर है। जो आरटीआई मैंने पाया मिनिस्ट्री से, उसमें कई तरह की मीटिंग के कागज दिखाएंगे आपको? हाँ, आरटीआई का ये रिप्लाई है, ये नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये मुझे कई सारे आरटीआई का मुझे रिप्लाई दिया गया। ये कई सारी रिप्लाई का कि ये मीटिंग कब कहाँ हुआ, उसका ड्यूरेशन कितना था और कितना खर्चा हुआ मीटिंग में, ये सारी चीज़ें इस आरटीआई रिप्लाई में मुझे दिया गया। तो इन चीज़ों का मैंने एक चार्ट जब बनाया तो उसमें ये देखने को मिला। ये चार्ट क्या आपका जो आरटीआई से जो रिप्लाई मिला उसी के आधार पर ये मैंने बताया। तो इसमें जैसे 13 मार्च 2020 को एक वेन्यू था, न्यू दिल्ली में मीटिंग का वेन्यू था, और वो मीटिंग जो है वो सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक दोपहर की चली। मीटिंग का ड्यूरेशन था 1.5 घंटे। अब ये मिनिस्ट्री जो है ये आरटीआई रिप्लाई में बता रही है कि इनको ठहरने का 5 स्टार व्यवस्था है, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने का इनको व्यवस्था है, तो और कार अलाउंसेस भी है। तो ये एक दिन के मीटिंग में अगर नियम से देखा जाए, और भी 1.5 घंटे की मीटिंग एक दिन की, और अगर नियम से देखा जाए तो एक दिन ही होटल अलॉट होना चाहिए और एक दिन ही गाड़ी अलॉट होना चाहिए, लेकिन इसमें ये स्टे की हैं 3 दिन। इसी तरह का 10 मिनट का मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में, 1 घंटे का मीटिंग हुआ, उस 1 घंटे में ये 3 नाइट्स स्टे की हैं 5 स्टार होटल में। इसी तरह का न्यू दिल्ली में मीटिंग हुआ 1.5 घंटे का, उसमें ये 7 डेज स्टे की हैं, 7 डेज स्टे की है, 5 डेज स्टे की हैं, 9 डेज तक ये स्टे की हैं दिल्ली में। एक मीटिंग 11 फरवरी 2022 को हुआ था जो 12:30 बजे चालू हुई और वो 2:30 बजे ख़त्म हो गया, जिसमें वो 9 डेज दिल्ली में 5 स्टार होटल में स्टे कर रही है। खर्च क्या उसका? इसमें खर्च जो है एक अभी तक जो हमारे पास है कि इनका करीब 12,86,147 रुपये टोटल इनके ऊपर खर्च हुआ है। कितनी मीटिंग्स है ये मीटिंग हुए हैं 18 मीटिंग पर। अच्छा। जिसमें आपका 3,35,496 रुपये ये होटल टैरिफ है और 5,87,590 रुपये ये एयर फेयर है और 53,061 रुपये ये कार
का अलाउंसेज है और इनका सिटिंग फीस है 3,10,000। 12,86,000 मतलब 3 लाख तो इनके पास आरटीआई जवाब भी नहीं दे पाए कि 3 लाख और एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ है, टोटल खर्च 15 लाख से ज़्यादा है, तो 3 लाख कहाँ खर्च हुआ ये नहीं बता पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब जब तथ्यों को मैंने पाया तो मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को मैंने एक कंप्लेन किया। ये कंप्लेन मैं जनवरी से कंप्लेन करना मैंने चालू किया, जनवरी 2023। तो सेंट्रल विजिलेंस ने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद सेंट्रल विजिलेंस ने उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन चालू करने के बाद सेंट्रल विजिलेंस अभी हाल फिलहाल कई लेटर देके मुझे जानकारी दी गई सेंट्रल विजिलेंस की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपने जो रिकॉर्ड सारा मैंने बनाकर सेंट्रल विजिलेंस को दिया था, उस आधार पर जो है कंसर्न्ड मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया है। और यदि एक कंप्लेन आपने दिया है तो आप मिनिस्ट्री को कंफर्म करिए थ्रू ईमेल और एक लेटर के जरिए कि आपने ही कंप्लेन किया था। सब मैंने कंफर्म कर दिया। अब एक और बात इसमें उठती है, तो ये अभी भी क्या वो एनजीएमसी की डायरेक्टर हैं या नेहरू युवा इनका टेन्योर नेहरू युवा केंद्र संगठन का तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था और 2021 के आसपास। और इनका अभी जो एनजेएमसी में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमेटी की चेयरपर्सन थी, ये खत्म हुआ जनवरी में इनका 2023 ना खत्म हो गया। अच्छा, जनवरी में इनका कार्यकाल। अब ये प्रश्न ये भी उठता है, देखिए कि सोशल मीडिया पे अगर मान लीजिए हम लोग कोई पद पे नहीं है तो सोशल मीडिया पे हम अपने आप को मिनिस्टर या मिनिस्टर के सेक्रेटरी तो नहीं लिख सकते। लेकिन 1 दिसंबर में दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से वो प्रोग्राम में बाकायदा इनको डायरेक्टर एनजेएमसी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और गवर्निंग बॉडी मेंबर नेहरू युवा केंद्र संगठन का इनको अभी भी वही पोस्ट इनको देकर बताया जा रहा है कि ये इस पोस्ट पर हैं। तो ये क्या मिनिस्ट्री की तरफ से एक लैप्सेस नहीं है, या मिनिस्ट्री इसको जानबूझकर कर रही है, या मिनिस्ट्री जानते हुए सारे तथ्यों को इग्नोर कर रही है कि बहुत बड़ा एक इसमें घोटाला हुआ है या पब्लिक मनी या फंड का मिसयूज हुआ है, उसके बाद भी इनको एड्रेस कर रही है। कैसे? ये एक तरह का तो एक इन पे पुलिस केस बनना चाहिए। और ये बाकायदा सोशल मीडिया पे अपने आप को लिखती भी है कि ये स्टिल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और ये ऑडिट कमेटी की चेयरपर्सन है। तो इस तरह का मेरे ख्याल से ये दुरुपयोग हो रहा है। किस पोस्ट पर है ये बीजेपी में? ये पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सहयोग सेल की कन्वेनर हुआ करती थी राज्य में। उसके बाद यहाँ राज्य कार्यकारिणी की सदस्य थी और फिलहाल तो वो लिखती हैं कि वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है उसका ये एक अन्यतम सदस्य हैं। लेकिन महिला मोर्चा में भी मैंने जब राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी लिया तो उनका कहना ये था कि बंगाल से माधवी अग्रवाल नाम की किसी भी महिला को हम लोगों ने कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बनाया है। तो ये सब जो अनियमितता जो हो रही है आपके नज़र में आई, आपने पहले भी सेंट्रल विजिलेंस में कंप्लेन किया है और आपने इसके बाद फिर कोई अभी जो नया आपको कल्चरल मिनिस्ट्री से इनवाइट कर ही सकते हैं, कोई बात इनवाइट में कोई इनवाइट कर रहे, लेकिन उनको वो जो पोस्ट होल्ड नहीं कर रही है उस पोस्ट पे इनको क्यों अभी भी एड्रेस किया जा रहा है कि वो पोस्ट, ये तो मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी एक भूल है। मिनिस्ट्री को इन चीज़ों से बचना चाहिए कि जो पोस्ट पर नहीं है, अरे भाई कोई अगर प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसको पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री करके ही आप एड्रेस करिएगा। तो ये जब पोस्ट पर नहीं है तो इनको इस तरह से देना उचित नहीं है मिनिस्ट्री की तरफ से। एक बहुत बड़ा एक बोला जा सकता है कि बहुत ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसकी क्या फिर शिकायत करेंगे? बिल्कुल, ये मैंने केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दोबारा मैंने जनाया, दोबारा मैंने लेटर कंप्लेंट देकर मैंने बोला कि ये पोस्ट पे नहीं रहते हुए भी ये पोस्ट का मिसयूज हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक को किसी भी तरह से मिसगाइड कर झांसे में लेकर
पब्लिक को किसी भी तरह से ठगा जाए या उनको किसी भी तरह से उनको धमकाया जाए, या मोटिव इसी तरह का कुछ मिलता जुलता हो सकता है। इसमें कई मिनिस्ट्रीज शामिल हैं। हाँ, इसमें कई मिनिस्ट्रीज शामिल है, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि इसके पीएमओ तक बात पहुंचाई? पीएमओ को भी मैंने लेटर लिखा है, पीएमओ तक भी बात पहुंचाई गई है, और ऑनरेबल मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को भी मैंने लेटर लिखा है, वहाँ से भी जवाब आया है, और जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है सबको मैंने ये बात बताया। कल्चरल मिनिस्ट्री को भी मैंने बता दिया। अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब अभी तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसी दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में 2-2 चिट्ठियां भेजकर मुझे बताया गया है कि आपने जो कंप्लेन किया था उस कंप्लेन के आधार पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और कंसर्न जो विजिलेंस ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, उनको हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है, ताकि जो ये मिस अप्रोप्रिएशन या मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड, पब्लिक मनी हुआ है, इसके ऊपर करने वाले जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर एक एक्शन हो सके।